तो सबसे पहले एमपी साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद सचिन भाई। अच्छा एमपी साहब, देखो अब तो 3 महीने बचे हैं और 3 महीना में अपना चुनाव होना है विधानसभा का, और मतलब जी तोड़ आप मेहनत करना रहे हो। 10 साल से जो भाजपा की सरकार है उसमें क्या दिक्कत है वो अपन सब न दिखने लग रही है, तो आप ऐसा क्या करोगे जो उम्मीद दिखने रही है कि इस बार तख्ता पलट हो जाएगा हरियाणा में? देखो जी, इस बार लोगों ने मन बना लिया है सचिन भाई। जो लोकसभा का चुनाव है वो भी एक चुनाव इस बात का, इसकी तरफ स्पष्ट संकेत है कि हरियाणा के लोग 10 साल की बीजेपी की डबल इंजन की सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त हैं और बदलाव चाहते हैं। क्योंकि जो सरकार जो आई बड़े आशाओं और उम्मीदों के साथ, इन्होंने 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, खुशहाली की पटरी से उतारने का काम किया, और एक तरीके से कहा जाए तो हरियाणा का बैठाने का काम इस सरकार ने किया है। जी एमपी साहब, एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है, क्योंकि ये सारे मुद्दे तो हैं ही। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम उभर के आई है। अभी हम दिन में किसी से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हुड्डा सरकार में 10 साल में 600 इनकाउंटर हुए थे और 157 बदमाश मारे गए थे, लेकिन इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे पुलिस है ही नहीं। और ये जो आप बता रहे हैं कि हुड्डा सरकार में जो इनकाउंटर हुए थे, इनमें से 80% इनकाउंटर पहले साल 1.5 साल में हुए थे। उसके बाद सुख चैन चैनती का 10 साल, क्योंकि 2004 के पहले वाला भी मंजर आप याद करें हरियाणा में, उस समय भी जेलों से फिरौतियाँ मांगी जाती थी और कई गैंग्स एक्टिव थे। और जैसे हमारी सरकार बनी, पहली प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर की उस समय हुड्डा साहब ने रखी, और यही कारण था कि हरियाणा 2014 तक आते आते प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 बना। निवेश वहाँ होता है जहाँ सुख चैन शांति हो, पहली कंडीशन है वो, पहली कंडीशन है। तभी निवेश होता है, तभी इंडस्ट्री आती है, तभी रोजगार सर्जन होता है, रोजगार मिलता है युवाओं को। आज जो विकास की पटरी से होता है हरियाणा, निवेश हो नहीं रहा, जो कर्जा इतना बढ़ गया, क्योंकि निवेश नहीं होगा तो कर्ज भी बढ़ेगा प्रदेश पे। आज प्रदेश पे कर्जा इतना बढ़ गया, ये सारी इंटरकनेक्टेड बातें। और बेरोजगारी, अगर रोजगार सर्जन नहीं होगा तो बेरोजगारी, और ये इंटरकनेक्टेड बातें हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि आज की स्थिति 2004 से पहले की स्थिति से भी बदतर हो गई। आपने डबल इंजन की बात कही भाई, ऐसा भाजपा सरकार में क्या है कि ऊपर भी इनकी सरकार नीचे भी इनकी सरकार, पौने 10 साल हो गए, एक्शन क्यों नहीं लेते? देखो, ये मैं समझता हूँ कि कई पहलू हैं इसके। वीक एडमिनिस्ट्रेशन एक पहलू है, सरकार का ध्यान किस चीज़ पे है एक दूसरा पहलू है। जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, तो अनएम्प्लॉयमेंट्स भी इसका एक जुड़ा हुआ पहलू है कि सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। आपने अपने नौजवानों के भविष्य को अंधकार की गर्त में धकेल दिया। ना सरकारी नौकरी मिल पाई, ना निवेश हरियाणा के अंदर उस स्तर पे हुआ कि प्राइवेट क्षेत्र के अंदर अच्छे रोजगार मिले। उसके बाद उससे रिलेटेड क्या इश्यूज आए, आपने देखा कि नशे से संबंधित आज हरियाणा में ड्रग ओवरडोज की जो डेथ है, ड्रग्स के ओवरडोज से जो डेथ हो रही है, पंजाब से आगे निकल गया। आपने पंजाब को पीछे क्यों छोड़ा नशे में? 10 साल के बाद ये सवाल जनता पूछ रही है। आप सबसे देश में बेरोजगारी में पिछले 5 साल से लगातार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है जी? ये और इन मैनिफेस्टेशन, इसके साथ साथ क्राइम में अगर आप देखो, ये जितने गैंग्स बने इनमें ज्यादातर अंडर एज शूटर्स हैं, और ज्यादातर अंडर एज शूटर हरियाणा के हैं। जी एमपी साहब, और 2004 से पहले तो फिरौतियों के कॉल आते थे जेलों से। अब फिरौतियों के कॉल आ रहे हैं जेलों से भी, विदेशों से भी, और जेलों विदेशों से, सड़कों से भी। तो ये स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर। मैं समझता हूँ कोई शहर, मैं पीछे गोहाना गया था, गोहाना में ऐसी स्थिति बन रही है। गोहाना में चारों तरफ सिक्योरिटी जो है, अपना पुलिस वाली जिप्सियों पे ऊपर मतलब मशीन गन, मतलब इस तरीके से, मतलब वहां पे सरकार को मतलब जुकर कश्मीर हो। एमपी साहब, ये तो अपने गोहाना के रोहतक में 5 डॉक्टरों को 1 करोड़ की फिरौती का आई हुई है, और पुलिस बता नहीं रही इस चीज को, छुपा रही है। मैं एक बताता हूँ आपको। तो जैसे मतलब गोहाना में तो मंजर ये ऐसा है कि आप जाके देखो कि जुकर मतलब कश्मीर वैली के अंदर ही सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं।
मतलब ये हो गया गोहाना के अंदर। मैं बेरी में गया जब हमारा इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, बेरी में पलायन कर गए डॉक्टर्स वहां से। जो एक आधा डॉक्टर वहां पे बेरी के मेन बाजार में, उनके बाहर पता चलता है कि कौन है भाई, इसके बाहर जो है क्लिनिक के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, ये डॉक्टर होगा। तो कोई ऐसा शहर हरियाणा का, ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं, रोहतक में आप डॉक्टर के बता रहे हो रोहतक में, मैं आपको बताऊं पुरानी अनाज मंडी में कितने ज्यादा, जो आप पुरानी अनाज मंडी में आप जाके चेक करो किस किस को फिरौती आई हुई है जी। आप हमारा जो कहते हैं एसपी साहब से बात करी, एक हमारे जो है पार्टी में ही है जांगड़ा साहब, उनको 2 कॉल आई, पहली कॉल आई, उसके बाद हमने सिक्योरिटी मांगी, नहीं मिली, दूसरी कॉल आई। ये स्थिति बन गई पूरे प्रदेश में जी। और पूरी तरीके 10 साल की सरकार के बाद जब इतनी बुरी तरीके से कानून व्यवस्था चौपट हो जाए, बेरोजगारी में, नशे में देश में नंबर 1 हरियाणा हो जाए, तो फिर क्या बचा? आपने 10 साल में किया क्या? जी एमपी साहब, आपने एक बहुत बर्निंग इशू उठाया अनएम्प्लॉयमेंट का। बीजेपी सरकार की तो बात हो गई, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा जैसे आप दावा कर रहे हैं, और ग्राउंड पे हम भी बहुत सारी कुछ चीज़ देख रहे हैं, चीज़ें होते हुए कांग्रेस सरकार बनती है, तो बेरोजगारी का मुद्दा कैसे सुलझेगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा दो, क्योंकि उलझा इतना हुआ है, अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं बेरोजगारी के मामले के। 2 सेक्टर्स हैं बड़े जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए युवाओं को अवसर देते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर और दूसरा गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट की में एक पॉलिसी रही कि गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियों को कम किया जाए, खत्म किया जाए, और जो हैं उनको कच्चे में परिवर्तित कर दिया। आज ही मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आज जो मुझसे आज मिले कंप्यूटर ऑपरेटर गांव स्तर पर ग्राम सचिव के माध्यम से लगाए गए हैं। अभी नए लगाए गए हैं, जिसमें वाई लूट ली, इतने लगा दिए। लगभग जो है 5000 के करीब वो लग गए। वो काउंट करते हैं 6000 की तनख्वाह पे, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, और उसमें लिख दिया ट्रांजैक्शन बेसिस गवर्नमेंट ले रही है। यानी कि ट्रांजैक्शन बेसिस का मतलब ये है कि जिस महीने तक तनख्वाह देगी तब तक उनकी तनख्वाह के अंदर। और वो बताता है कि दिन में भी ड्यूटी करवाते हैं, रात को भी ड्यूटी करवाते हैं, और ये पता नहीं कि कितनी तनख्वाह मिलेगी। तो 6000 में हुआ क्या? मिनिमम जो लेबर लॉज के नियम है वो भी पूरे नहीं, वो भी नहीं होते, मजदूरी में भी ज्यादा। तो यहाँ तो ये और वो ऊपर लिख दें कि जी भाई इतनी सरकारी नौकरी दी। तो 6000 की नौकरी और कच्ची, और वो आप पक्की, मतलब जो है तो नौकरी कच्ची, वो वही पक्की तो ये सही बात है। तो ये स्थिति है। तो इसमें क्या है, तो सुलझेगा कैसे? तो ये तो एक तो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स या तो समाप्त कर दी गई या कच्चों में परिवर्तित कर दिया गया। अग्निपथ दूसरा एग्जाम्पल है, जिसमें इवन सरकारी नौकरी 5500 पक्की मिलती थी हर साल। 5500 पक्के फौज में भर्ती होते थे 1941 से लेकर 2020 तक जी। अब वो केवल 225 पक्के किए जा रहे अग्निवीर एक साल में। तो कितना नुकसान केवल एक फौज में हो गया हरियाणा में। फिर उसके बाद हरियाणा कौशल निगम एक और तीसरा एग्जाम्पल है। 1 लाख जो ये बच्चे हैं, ये तो सरकार ठेकेदारी पे रख रही है, इनमें से तो आधे से। तो ये सबसे पहले आते ही जो 2 लाख के करीब पद या तो समाप्त कर दिए गए हैं या खाली पड़े, ठीक है, उनकी पक्की समयबद्ध पारदर्शी भर्ती विधान के साथ, मैं भर्ती विधान पे पहले भी बोल चुका हूँ, भर्ती विधान लागू करके, भर्ती विधान का क्या अर्थ है, हर भर्ती के लिए एक ओएसडी नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, जिस दिन भर्ती होगी उसका कैलेंडर साथ आएगा, कौन सी तारीख पर क्या और कौन सी तारीख पे रिजल्ट, कौन सी तारीख पे ज्वाइनिंग, और यदि उस कैलेंडर को अगर फॉलो करने में, अगर उस भर्ती प्रक्रिया में कोई कमी होगी तो उस ओएसडी की छुट्टी की जाएगी। जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। जो हुआ है तो पहला तो एक आपने बेरोजगारी बोली कि पहला तो है सरकारी। एमपी साहब इसी में एक पेज है, सीईटी वाले का जो नंबर है वो 3.5 लाख है। अब जो 3.5 लाख हैं जो टेस्ट क्लियर करे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपसे भी कई बार मिले, हुड्डा साहब से कई बार मिल लिए, बहुत चक्कर काट चुके हैं, उनका क्या बनेगा? उनके लिए भी रास्ता निकालना पड़ेगा। देखो, उन्होंने टेस्ट क्लियर किया और वो टेस्ट क्लियर करके वो उस उम्मीद से आपने उनकी उम्मीद जगाई, और उसके बाद आपने ये ले आए नियम। कई नियम केवल हरियाणा में ही देखने को मिलते हैं। अभी जैसे परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, ये गुजरात में तो लागू नहीं है।
हरियाणा में ये लागू हुआ क्यों पता नहीं। अब तो यू टर्न ले रहे हैं अब इस पे। यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को अपनी उनकी उलझा दिया, आपने कागजों में उलझा दिया, उनकी सुविधाओं से वंचित कर दिया, और अब यू टर्न। तो ये आपने जो न्याय होगा, न्याय होगा, बिल्कुल होगा। फिर आपने लागू कर दिया कि केवल जो है आप 4 गुना बुलाएंगे, इस तरह के नियम आप ले आए। जो सीटी जो अपना, तो आपने मैं समझता हूँ बड़ा घोर अन्याय जो सीटी जिन्होंने सीटी पास करके जो इस उम्मीद से था कि भाई सरकार में कोई जॉब निकलेगी तो उसको फेयर चांस मिलेगा, वो उसको तो आपने वहीं आपने एलिमिनेट कर दिया जाता है बच्चों जी, को। जी, जी। तो बड़ा घोर अन्याय वहाँ पे हुआ है। तो पहली बात, सरकारी क्षेत्र पे हमको रिवाइव करेंगे हम। 2 लाख सरकारी नौकरी एक इमीडिएटली अर्जेंट ड्राइव के साथ हरियाणा में करने की आवश्यकता है, मगर पक्की नौकरी, ये नहीं जैसे ये 5000 लगा दिए और भाई पक्की, ये नहीं। तो एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, सेकंड जो प्राइवेट सेक्टर है, हरियाणा आपको याद होगा हुड्डा सरकार के समय प्रति व्यक्ति निवेश में देश में नंबर 1 था, यानी कि निवेश दर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हरियाणा में हो रही थी। उस समय बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हमारे समय स्थापित किए गए थे, जिसको इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप का हमने IMTs का नाम दिया था। चाहे IMT मानेसर हो, चाहे IMT रोहतक हो, चाहे IMT खरगोदा उस समय बनी, चाहे IMT फरीदाबाद में IMT पिथला हो, चाहे IMT रोज का मेव हो जो मेवात और सोना के बीच में जो IMT है, चाहे IMT अंबाला में प्रस्तावित थी वो बन नहीं पाई। और इसके अलावा कई इंडस्ट्री के कॉम्प्लेक्स आए। उस समय 5 बिजली पैदा करने कारखानों के बड़े सेंटर बने, 4 थर्मल कारखाने बने, झाड़ली में, खानपुर में, यमुनानगर में, हिसार में, और एक परमाणु बिजली का कारखाना जो फतेहाबाद में, क्योंकि थर्मल जो पावर प्लांट होते हैं वो भी एक बड़े इंडस्ट्रियल NPCL न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर में जो लगा, NPCL वो एक बहुत बड़ा एक जो है सेंटर बन जाते हैं आसपास की एंसिलरी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री का। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बड़ी फास्ट स्पीड से जो चल रही थी प्रोसेस, इस सरकार ने डिरेल कर दी। खट्टर साहब ने ये कह दिया कि हम जमीन एक्वायर करेंगे नहीं, कोई नहीं, तो जमीन एक्वायर नहीं करेंगे कि तो एक भी आपने एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगाया 10 साल में। इंडस्ट्री आसमान पे लगेगी नहीं, अच्छे रोजगारों के अवसर कहाँ मिलेंगे? जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको हम क्या जवाब देंगे? 10 साल तक हरियाणा एकमात्र प्रदेश, एक कोई नया औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगा, एक कोई थर्मल का कारखाना नहीं लगा नया, कोई जो सेंटर बने। और जो बड़े इंडस्ट्री के सेंटर्स जो हमने प्रस्ताव कर रखे थे या मंजूर शुदा थे, वो एक एक करके या तो रद्द कर दिए गए, हरियाणा से बाहर चले गए। जी MP साहब, हम थोड़ी सी हार्डकोर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। कांग्रेस ने अनाउंस किया था एक प्रोग्राम में कि हम जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है ब्राह्मण को बनाएंगे। अभी बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष जो है सोनीपत से बडोली को बना दिया, मोहनलाल बडोली को। इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, जो कांग्रेस ने हुड्डा साहब ने 2019 से पहले एक घोषणा करी थी, जिसको दोहराया था अभी पीछे जब पिछले वर्ष जो हमारा रोहतक के अंदर एक ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था। वो घोषणा ये थी कि 4 हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के साथ 4 उप मुख्यमंत्री हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो 4 उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, एक ब्राह्मण समाज से, एक OBC समाज से, एक SC समाज से और एक अन्य समाज से। तो ये एक घोषणा 2019 से पहले उन्होंने करी थी, और इसको उन्होंने अभी 1 वर्ष पहले भी उस कार्यक्रम में कहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये ताकि सभी हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, ये कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा का हिस्सा है। ये हुड्डा साहब की विचारधारा का, सोच का एक हिस्सा है कि हर वर्ग को साथ लेके आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक भाजपा की बात है, उनको ये भाजपा को शायद ये देखा होगा कि जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है कि आपको वोट खूब मिले लोकसभा में, सभी ब्राह्मण गांव से वोट आपको उनको लगा मिले हैं, उनको संकेत मिल गया। आपने देखा रोहतक लोकसभा में आपने देखा लगभग ज्यादातर ब्राह्मण बहुल्य गाँव में लोगों ने आशीर्वाद देकर मुझे बढ़त देने का काम किया। एक बहुत बड़ा आशीर्वाद वहाँ मिला। तो ये कॉम्पैक्ट, तो उनको लगा कि भाई जो है अपना जो है भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई जो है इस समाज का जो वो है ट्रेंड है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। MP साहब, एक अलायंस हुआ है अभी हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल का और BSP का, और BSP रिप्रेजेंटेशन करती है दलित समाज का। लोकसभा में हरियाणा में दलित समाज ने कांग्रेस के साथ आ गए हैं, जो कुछ रह भी गए थे इस बार सभी आ गए हैं। तो इस अलायंस से आपको लगता है विधानसभा में कुछ असर पड़ेगा? देखिए,
मैं समझता हूँ कि ये जो अलायंस है कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ में आ रहा है कि हरियाणा में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। कुछ और जो पार्टियां हैं, इनेलो हो, जेजेपी हो, कुछ अन्य दल हो, वो कहीं ना कहीं वोट काटू की परिस्थिति में जी उनकी आज परिस्थिति है और वो भाजपा के इशारे पे चल रही हैं। जी इनेलो और जेजेपी का इशारा भाजपा से आता है, ये सबको पता है। वो भाजपा की बी टीम भी नहीं, सी टीम भी नहीं, भाजपा के इशारे से, भाजपा के दफ्तर से जो कहा जाता है वो लोग करते हैं। तो सबको पता है कि ये भाजपा के दफ्तर के इशारे की वजह से अपनी ये अलायंस कहीं ना कहीं लेकिन ये दोनों पार्टी अगर मिलके 5-7% भी वोट शेयर ले गया तो मामला कई जगह बिगड़ सकता है, क्योंकि कई जगह मार्जिन 5,000 से नीचे का। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश का मतदाता बहुत समझदार है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये कहीं ना कहीं वोट काटने के लक्ष्य से, भाजपा के इशारे से इस तरह गठबंधन करवाया गया है और लोग इसको नकार देंगे। जैसे लोकसभा में लोगों ने जो है, मैं समझता हूँ, ऐसी पार्टी को स्थान नहीं दिया। एमपी साहब, अभी आप लोग एक नई पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप 4 सीट लेकर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जबकि कांग्रेस जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कहते रहे थे कि हुड्डा साहब तो जमानत पर हैं, जल्दी जेल जाएंगे, और लेकिन अब आप एक नई चीज़ लेके हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, 10 साल के बाद प्रदेश की जनता के सामने भाजपा के इस कार्यकाल को लेकर जो सबके दिलों में जो सवाल हैं, वो उसका हिसाब लेना तो प्रदेश की जनता का कर्तव्य बनता है और इसीलिए हमने इसका नाम दिया इस अभियान का हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 10 साल के बाद हरियाणा में क्यों है। हरियाणा मांगे हिसाब देश में सबसे ज़्यादा अपराध दर भारत सरकार के अनुसार, सबसे ज़्यादा अपराध दर, सबसे नंबर 1 पे डकैती की दर, नंबर 1 पर हरियाणा में आपका अपराध महिलाओं पर, नंबर 2 पर हत्या दर। देश में सबसे ज़्यादा अपराध दर हरियाणा में 10 साल की सरकार के बाद क्यों है। हरियाणा मांगे हिसाब कि 10 साल के बाद इस सरकार में देश में सबसे ज़्यादा महंगाई, तो आप इतना बड़ा भ्रष्टाचार, पोर्टल बंद कर देंगे। जन विरोधी जो पोर्टल हों चाहे आईडीज हों, उनको जन विरोधी को नहीं चलने दिया जाएगा। जहां कोई भी टेक्नोलॉजी, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं, आप जानते हैं जी, और मैं इन्फोसिस के अंदर मैं लंबे समय तक इन्फोसिस में भी मैं कार्यरत था इंजीनियरिंग के बाद, फिर उसके बाद मैंने एमबीए करी थी। तो मैं टेक्नोलॉजी को समझता हूं। टेक्नोलॉजी का काम लोगों को सहूलियत तो देना है, लेकिन लोगों की उलझन बनना नहीं। लोगों की उलझन बन के आप उनकी जो अपना उन तक पहुंचने वाली जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित रखने का काम अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी दुरुपयोग है। जी, कांग्रेस की बात आपने की। इस बार कांग्रेस में जो एक वेव बनी हुई है, लेकिन एक चैलेंज भी सामने दिखाई दे रहा है। 90 विधानसभाएं और हर विधानसभा से 5-6 से ऐसे कंटेंडर हैं जो सीरियस लगते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। टिकट तो एक ही को मिलेगी, बाकी कहाँ जाएंगे, वो माहौल भी खराब करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये स्वाभाविक है। जिस पार्टी के पक्ष में एक लहर चल पड़ती है तो जो है प्रत्याशी भी, संभावित उम्मीदवार भी, संभावित प्रत्याशियों की संख्या भी, वहाँ आप ये कोई पहली बार मर्तबा नहीं हुआ, लेकिन चैलेंज ये हाँ जो है सबको साथ लेके चलने की एक हमेशा एक चैलेंज है, चुनौती भी है। लेकिन ये भी संकेत इसी बात का है कि जिस ओर जनता की लहर होती है उसी तरफ ये रहता है। लेकिन इसमें एक मैं कहना चाहता हूँ कि सही है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीर है, हमारा शीर्ष नेतृत्व गंभीर है, सेंट्रल लीडरशिप, राहुल जी विशेष तौर से, कि बिल्कुल जो है सर्वे के आधार पर, मेरिट के आधार पर सही कैंडिडेट को मौका दिया जाए। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि कई बार क्या होता है कि सर्वे में एक 51% आता है, दूसरा 49% आता है। तो ठीक है, 51% किसी के सर्वे आया, उसको मौका मिले उम्मीदवार के रूप में, लेकिन 49% वाला जिसको नहीं मिल पाया उसको ये नहीं है कि वो जो है, मैं समझता हूँ कि कोई किसी की तरह की कमी थी। ऊपर नीचे तो सर्वे होते ही हैं, कभी जो है ऊपर नीचे इन द सेंस कि भाई एक बार तो आपने देखा होगा कि भाई जो है तो थोड़ा बहुत अगर वो है तो उनको भी आगे मान सम्मान पूरा मिले जी। ये जिम्मेदारी पार्टी की है कि सरकार में उनको भी पूरे बराबर का मान सम्मान स्थान मिले, उचित स्थान मिले जो है। तो
तभी मैं समझता हूँ ये जो आप कह रहे जी, हैं जी। सबको मान सम्मान, यही कोशिश कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए कि सही है कई जगह कई कई प्रत्याशी हैं संभावित, उनमें से कोई एक जो सबसे सर्वे में ऊपर आए और जिसके टिकट वितरण की हमारी केंद्रीय नेतृत्व फैसला करे, उसको मौका मिले। लेकिन बाकी कुछ थोड़ा बहुत पीछे भी हो तो इसका अर्थ नहीं है कि उसका मान सम्मान कम किया जाए और सबको साथ लेकर MP साहब, चले। ऐसा प्रयास पार्टी द्वारा किया जाता है। प्रोग्राम वगैरह में जाते हो, एक नारे लगते हैं कि भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो कुछ लोग तो वाकई में बड़े सीरियस होकर नारे लगाते हैं। आपका तो जवाब यही रहता है कि पार्टी की मर्जी है, मौका आएगा, या वो भविष्य के गर्भ में है? हकीकत क्या है? अच्छा तो लगता होगा जब ये सुनते हो नारे। देखिए, मैं आपको बताऊं, और आप मेरे को जानते हो, बचपन से भी जानते हो, पिछले इतने वर्षों से, कि मैं जब अमेरिका से वापस आया था और आपको पता ही है कि अमेरिका में मेरा अच्छा प्रोफेशनल मेरा करियर वहाँ से चल रहा था और बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि उसको कहते हैं कि भौतिक जीवन बड़ा संतुष्टिपूर्ण था, लेकिन आत्मिक रूप से मेरे को बड़ा लगता था अपने देश के लिए कुछ करूं। तो जब मैं आया वहाँ से तो एक ही सोच के साथ मैं आया था कि मेरा लक्ष्य जीवन में यह है कि अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ करूं। वही लक्ष्य है और वो लक्ष्य मैं हर रोज प्राप्त करता हूँ। मेरा कोई लक्ष्य कोई पद या किसी स्थान तक पहुँचने का नहीं है, वो लक्ष्य हर रोज आप डेली, जब से मैं आया हूँ 20 साल हो गए मुझे, जिनकी भावना है आपको सीएम देखना, आप 20 साल हो गए, मैं समझता हूँ मैं अपना लक्ष्य डेली प्राप्त करता हूँ। आप आ जाओ सुबह से शाम तक, भावना का आप सुबह से शाम तक कभी लाइव करो आप। जी जी, सुबह से लेकर शाम तक जो मेरा जो छुट्टी का भी दिन होता है उसमें भी मैं जो है मैं समझता हूँ कि 500,000 आदमी मतलब सुबह से लेकर शाम तक। तो अपने देश उनकी भावना का बताइए मुझे, उनकी भावना का क्या है? अपने लक्ष्य को मैं प्राप्त कर रहा हूँ हर रोज। आप तो कर रहे हो, बात जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी प्रदेश में बड़े स्पष्ट नेतृत्व के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में एक स्पष्ट इस नेतृत्व के साथ आगे बढ़ी और तभी लोकसभा के अंदर देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का हरियाणा में रहा। 28 राज्यों में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत 47.6%, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट अगर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में कहीं आई तो वो कांग्रेस की हरियाणा में आई। एक और कांग्रेस की से मेयर भी गए, निखिल मदान भी गए, आपके बड़े खास कहे जाते थे। मैं समझता हूँ कि उनका क्या कारण है जाने का, आप उनसे ही पूछना। कुछ तो कह रहे हैं ईडी के कारण गए हैं, वो अलग अलग कारण सुनने में भी हो सकता है। वैसे मैं समझता हूँ हम उस पर फोकस कर रहे हैं जो हमारे साथ आ रहे हैं, आ ज्यादा रहे हैं। मतलब हरियाणा के अंदर 99% ज्वाइनिंग कांग्रेस में चल रही है। हाँ, ये तो ठीक है। एक आधा बीजेपी जो है, एमपी साहब ज्यादातर जो एक आधा हो सकता है बीजेपी में, हम एमपी साहब सोशल मीडिया पे ज्यादातर आपकी और हुड्डा साहब की जो बातें हैं वो तो लेकिन आपके दादाजी के टाइम की बातें बहुत कम चीजें हमें पता है। आपका समय उनके साथ ही बीता होगा, हुड्डा साहब के मुंह से तो कई बार सुना है उनके बारे में, लेकिन आपकी तरफ से आपका भी कितना समय बीता उनके साथ? बहुत अच्छा समय बीता। जब मैं छोटा था स्कूल में तो मैं समझता हूँ कि जो देश के प्रति एक मेरी जो शुरुआत में जो मेरी भावना जो है उनका बड़ा उसमें बड़ा आशीर्वाद रहा। जो है कहते जीवन के प्रति उनकी जो सोच रही, उन जो बहुत से संस्कार मैंने उनसे ही लिए, क्योंकि जब मैं छोटा सा था तो मुझे बड़ा शौक था, दादाजी के पास मैं पहुंच जाता था जब मौका मिलता था और उनसे कहानियां सुनता था मैं। अच्छा। आज़ादी की लड़ाई की, स्वतंत्रता आंदोलन की, और उन जो सारी बातें बताते थे उनमें मेरे को बहुत, मैं मंत्रमुग्ध होके छोटा सा बच्चा के रूप में मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं और सुने जाऊं। और मैं जैसे ही जो है अपना होमवर्क करके मम्मी से पूछ के और मैं फटाफट दादाजी के कमरे में पहुंच के और फिर दादाजी को हर रोज़, और उनको भी जो है मुझे लगता है कि भाई मेरे प्रति स्नेह था और विशेष स्नेह था, और ये बातें उनको बताने में उनको जो है काफ़ी मतलब वो भी कहीं ना कहीं संतुष्टि उनको महसूस होती होगी। बहुत से किस्से कहानी नेताजी किस तरह नेताजी सुभाष जी जब वो बने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला प्रोग्राम उन्होंने उस समय के
पंजाब सूबे के हरियाणा के हिस्से में अपने मुहिम में आए, वो खरखोदा में आए, दादाजी साथ थे उसमें, वो सारी बताई उन्होंने। बाद में दादाजी ने नेताजी के नाम से सुभाष हाई स्कूल की स्थापना खरखोदा में इसीलिए करी कि नेताजी जब अध्यक्ष बने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो साथ आए और दादाजी के साथ साथ रहे। बहुत सी कहानियाँ हैं किस तरीके से वो आखिरी जो पंजाब जेल से छूटने वाले आखिरी स्वतंत्रता सेनानी थे, और जेल से छूटते ही वो दिल्ली पहुँचे। तो उन्होंने चर्चा सुनी कि भाई आपको बुलाया गया है, नेहरू जी बुला रहे हैं, सरदार पटेल साहब बुला रहे हैं, और फिर वो उनको संविधान सभा में के मेंबर के रूप में किस तरह कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया। तो कई इस तरह की बातें हैं। मैं तो एक जो मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी बात जिसने मेरे दिल पे गहरा असर किया, आज आपने जो पूछा, कि मैं देखता था कि जो सुबह में पहुँचता था, तो आप ये सोच सकते हो मैं 7-8 साल मेरी उम्र रही होगी उस समय, तो मैं देखता था कि जो मेरे पिताजी थे वो तो पूरा अपना शेव वेव करते थे, तो पूरा शीशे के सामने बातों में अपना शेव वेव कर रहे हैं, और दादाजी के मैं जाता था सुबह जब, तो वो बिना कुछ देखे अपने करते थे, कोई शीशा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने क्राइसिस शायद उस समय में नहीं मैंने पूछा कि जी आप ना तो शीशा ही नहीं देख रहे, बिना शीशा देखे, और आप हर रोज आप शेव करते थे, जी क्या कारण? तो बोला बेटा अंग्रेजों की जेलों में शीशे नहीं थे। 8 साल एक्सपीरियंस, 8 साल अपने जीवन के 8 साल शुरुआती साल, आप समझ सकते हो, जो है 25 और 35 के बीच में जो है उनके जीवन के, बल्कि 34 के बीच में, क्योंकि जब वो 34 के थे तब देश आजाद हो गया। तो अपने जीवन के 8 साल अंग्रेजों की काल कोठरियों में केवल इस लक्ष्य के साथ कि भारत माता का झंडा ऊंचा रहे, और ये भी नहीं पता था कभी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। अंग्रेज तो कहते थे ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज छुपेगा ही नहीं, तो ये उम्मीद थी इन लोगों को कि भाई चाहे सारी उम्र जेलों में रहें, फिर भी अपना ये कुर्बानी उन्होंने दी। जो है जेल में उनका आंख का इन्फेक्शन हुआ, जो बाद में उनकी वजह से उनको दिखना भी कम हुआ। जो कहने का मतलब जो है छोटी सी बात है ये, लेकिन मेरे को हमेशा याद, जब मैं खुद सेव करने लायक हुआ तो मैं हमेशा याद रखता था कि वो क्या आदर्श होंगे देश के प्रति, कि उन्होंने सेंटिमेंट। हाँ, तो ये एक सेंटिमेंट है जब दादाजी की गोद, और इस सेंटिमेंट की किसी के लिए वैल्यू हो सकती है। जी, दादाजी की गोदी में बैठ के जब आप ये सब कुछ सुनते, देशभक्ति की बातें, सोचा था राजनीति में जाऊंगा, देश सेवा करूंगा? देखिए, मन में हमेशा एक टीस थी। मैं जब इंजीनियरिंग करी, उसके बाद अपना प्रोफेशनल करियर, जैसे मैंने कहा इन्फोसिस में मैं काम करता था यूएस में, फिर मैंने एमबीए करी, और एमबीए करने के बाद भी मैं वहाँ जो है डैलस में काम कर रहा था। तो बड़ी भौतिक सुख का जीवन था, बड़ी खुश, सुपरफिशियली बड़ी हैप्पी लाइफ थी, और प्रोफेशनली बड़ा अच्छा मैं करता था, लेकिन आत्मिक रूप से कहीं मैं एक कमी महसूस करता था कि कहीं ना कहीं कुछ अगर मैं कर सकूं अपने देश के लिए अपने, तो ये सोचा तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई क्या सोचा था, लेकिन मन में एक जुड़ाव था, इतना जुड़ाव था कि वहाँ अमेरिका में भी मैं समझता हूँ कोई एक ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब मैं अपने देश के अखबार किसी तरीके से ऑनलाइन सब कुछ, अपने रोहतक में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, क्या देश की राजनीति में हो रहा है, रुचि इतनी थी। तो फिर मेरे को ये आखिरकार मैंने फैसला, मौका मिला तो मैंने फैसला लिया कि जब रुचि इस तरफ है और इसी तरफ आत्मिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो मैं इसी तरफ। जी, हम इंटरव्यू खत्म होने से पहले आखिरी सवाल, बहुत सारे युवा आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि आपने जो काम किया, पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठाई, आपका जो व्यवहार है, सारी चीज़ों को मिलाकर युवा यही देखता है। लेकिन क्या इंडियन पार्लियामेंट में, खास करके नई पार्लियामेंट में, आप कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल वाले, चाहे वो सत्ता पक्ष क्यों चाहे विपक्ष क्यों, कि हाँ कुछ इस तरह से वर्किंग होनी चाहिए? मतलब आपको तो देखते ही हैं, लेकिन और भी जो नए साथी। मैं एक ओवरऑल ये देखता हूँ कि भारतीय संसद में जो चर्चा का स्तर हुआ करता था उसमें गिरावट आई है निश्चित तौर से। ये एक सबके लिए आप मंथन का विषय है, कोई किसी के दल का हो। जी जी जी, रूप बात है। आज हम सत्ता दल को ज़्यादा कटघरे में खड़े करेंगे कि विपक्ष के रूप से, मगर
अगर आप देखो 90s में एक से एक, क्योंकि मैंने इंडियन पार्लियामेंट को 90s से देखना शुरू किया, तभी से जो है मैं समझता हूँ कि स्कूल में रहे होंगे आप? हाँ, तब मैं स्कूल में रहा। 90s में आप देखो एक से एक पार्लियामेंटेरियन, चंद्रशेखर जी, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत जी कॉमरेड, ये मैं अलग अलग पार्टियों की बता रहा हूँ, कांग्रेस के बियॉन्ड बता रहा हूँ। अपना पर्सनैलिटीज की बात कर रहे हो? पर्सनैलिटीज अगर आप देखें, राजेश 91 में तो हुड्डा साहब भी, राजेश, हाँ, क्योंकि हुड्डा साहब पहुंचे उसके बाद मैं इंडियन पार्लियामेंट देखने आता था, इंटरेस्ट भी बन गया, इंटरेस्ट बन गया, और मैं दर्शक दीर्घा से कई बार देखा। राजेश पायलट जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो एक और आपस की एक चर्चा का एक स्तर, हर पार्टी के एक से एक धुरंधर और अपने विचार रखने वाले, अपने विचारधारा से बंधे हुए और एक दूसरे की संयम से बात तर्क वितर्क करने के, तो वो सारा एक भारतीय संसद की एक जो परंपरा थी, मुझे समझता हूँ कि उससे पहले भी जो हम सुनते हैं, जो उसके पहले का भी जो पीरियड रहा, भारतीय संसद का हमेशा एक मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा गोल्डन पीरियड वो रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब मैं ये मानता हूँ कि उसमें गिरावट आई है। ये आपने कहा कि मैं किन किन की बात मैं कहूँ, वो गिरावट आई है, ये मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो हमारे सबके लिए ये महत्वपूर्ण है, प्रजातंत्र में ये महत्वपूर्ण है कि देश की संसद की जो कार्रवाई हो, उसके वो कार्रवाई ऐसी हो कि देश के लोगों की मजबूत आस्था लोकतंत्र में हमेशा बनी रहे। एमपी साहब, आपने हमसे बातचीत की, हर चीज़ का बड़ी तसल्ली से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शत्रुघ्न जी।